ऑल राइट गाइज, सो आज के इस वीडियो में हम संवाद करेंगे रेलवे अहमदाबाद जोन के सीनियर सेक्शन इंजीनियर विशाल सिंह से। विशाल सिंह जी ने आरआरबी जेई 2019 का एग्जाम क्लियर करके रेलवेज में जूनियर इंजीनियर के पद पे ज्वाइनिंग किया था और आज की डेट में वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर है। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं विशाल सिंह जी से। सो गाइस, हमारे साथ है विशाल जी। जैसा मैंने आपको विशाल जी के बारे में बताया, कुछ प्रश्न पूछते हैं विशाल जी से। तो विशाल जी, आपने 2019 का आरआरबी जेई एग्जाम निकाला। सबसे पहला जी सवाल सर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कितना समय लगता है आरआरबी जेई से, मतलब जूनियर इंजीनियर से सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनने में, एसएसई बनने में? क्या आप स्टूडेंट्स को बताएंगे? जी सर, तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँ कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ पर मतलब बच्चों को समझाने का। तो सर आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऐसा है कि सर जब जेई में मतलब जो रिक्रूटमेंट होता है उसके बाद में मिनिमम 2 साल का होता है पीरियड की। 2 साल के बाद ही मिनिमम प्रमोशन होगा। मिनिमम उसके बाद में वो डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी है उस पर्टिकुलर ब्रांच और डिवीजन में। मतलब मिनिमम 2 साल से लेकर के 5 साल के बीच में बन जाए। 2 साल से लेकर के, मतलब अगर तो कोई पाँच। आरआरबी जेई जैसे 2024 में क्लियर करता है, बिल्कुल। तो 2 साल के बाद ही प्रमोशन होगा, 2 साल से जी पहले नहीं हो सर। सकता। और ऐसा बोलना भी ठीक होगा कि 5 साल के ऊपर भी नहीं जाता, लगभग 2 से 5 साल के बीच नहीं। में सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाते जी सर, इसमें और एक बात समझने वाली ये है कि 1 साल की ट्रेनिंग होती है। हैं। उस ट्रेनिंग के बाद 2 साल काउंट होता है। अच्छा, 1 साल की ट्रेनिंग के बाद 2 साल काउंट होता है, जी मतलब सर, अगर जी सर। हाँ। 2024 में कोई देता है तो 1 साल की ट्रेनिंग के बाद 2 साल से हाँ, आपका प्रमोशन हो हाँ, जाएगा। जी ट्रेनिंग की आपने सर। बात की, तो ट्रेनिंग किस तरीके की होती है? मतलब थोड़ा कुछ उसके बारे में बताएंगे, रहने की, हॉस्टल की हाँ, फैसिलिटीज वगैरह, मतलब जी जो भी सर। आपका एक्सपीरियंस रहे तो शेयर जी करिए। सर, जी सर। उसमें ट्रेनिंग जो जनरली होती है वो डिपेंड करती है डिवीजन पे। डिवीजन मतलब कुछ कुछ जो एरिया होता है उसको कंपलसरी ट्रेनिंग में मिलता है। जैसे अभी बात करूं मैं अहमदाबाद जोन की। अहमदाबाद जोन से मैंने भरा था। अच्छा। तो जैसे उदयपुर है, एक एक आरडीएसओ है, एक है कपूरथला जहाँ पर कोच बनते हैं, तो और एक आईसीएफ है पेरमपुर चेन्नई, और दूसरा है एक है व्हील कोच फैक्ट्री बेंगलोर, और उसके बाद में है एसटीसी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर अजमेर। ये सारी ट्रेनिंग होती है जिसमें कि मतलब पढ़ाई है मोस्टली, फील्ड कम है। और उसके बाद जो बचता है उसमें आपको फील्ड ट्रेनिंग दी जाएगी डिवीजन में अपने जहाँ पर आप हैं। डिवीजन इंटर डिवीजन भी अलग। जोन जो है वो मतलब जोन में डिवीजन बटा हुआ है। तो आपको दूसरे डिवीजन में जाके सीखने का मौका मिलेगा प्रैक्टिकल। और ये जो मैंने आपको सब पहले बताया इसमें आपको थियरी पढ़ाई जाएगी विद पीपीटी एंड एक्सेट्रा। और अच्छा। हॉस्टल फैसिलिटी सब जगह है। जहां भी आप कहीं पढ़ने जाएंगे, जो मैंने बताया, उदयपुर गए आप, अजमेर गए, लखनऊ गए आरडीएसओ लखनऊ, आप चेन्नई गए पेरमपुर, या फिर आप कपूरथला गए, हर जगह आपको हॉस्टल फैसिलिटी है। और एक महीने की कंपलसरी ट्रेनिंग है जमालपुर में, इलमी बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वो जमालपुर में, वहां भी हॉस्टल फैसिलिटी है। तो हॉस्टल फैसिलिटी आपको हर जगह मिलेगी। अच्छा, तो मतलब ऐसा समझा जाए कि रहने सहने की सारी व्यवस्था बहुत अच्छी होती जी होगी, सर। जी स्टैंडर्ड सर। के साथ। अच्छा, विशाल जी, मैं एक चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग कभी रेलवे स्टेशन जाते हैं, अभी रिसेंटली मैं रेलवे स्टेशन गया, तो मुझे जी सीनियर सर। सेक्शन इंजीनियर का एक अलग रूम दिखता है। तो बेसिकली जब जूनियर इंजीनियर की वर्क प्रोफाइल क्या होती है और प्रमोशन होने के बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वर्क प्रोफाइल क्या होती है, थोड़ा इसके बारे में अगर आप प्रकाश डालें तो। जी सर। सर वर्क प्रोफाइल ऐसा होता होगा कि जो जूनियर इंजीनियर होगा वो फील्ड पे जाकर के काम को एग्जीक्यूट करेगा। कोई भी काम है, यानी कि जेई के नीचे काम करते हैं एमसीएफ, टेक्नीशियन, हेल्पर और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ। आजकल कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की जो क्वांटिटी वो बढ़ गई है। तो उन सबको मैनेज करना है। तो जनरली जो एसएससी होते हैं वो जेई को मतलब इंस्ट्रक्शन देंगे कि आज ये काम करना है। और वो हायर एडमिनिस्ट्रेशन से जो काम को किस प्रकार मोस्टली एफिशिएंट बना पाए उसके बारे में चर्चा करते हैं। और हमें फील्ड पे रहना होता है। फील्ड पे प्रॉब्लम है तो आप एसएससी को बताएंगे सर ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर प्रॉब्लम होगी तो, और आउटपुट में अगर जो वेरिएशन आ रहा है तो क्या कारणों से आ रहा है, कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए, बस वो सब डिस्कशन होता है मोस्टली। जो मतलब जेई फील्ड पे रहता है, एसएससी को भी फील्ड पे आना पड़े अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो, नहीं तो वो वहीं से मैनेज कर सकता है। वहीं से मैनेज कर सकता है। बहुत बढ़िया।
तो आपका मतलब प्रिपरेशन कैसी रही? आप बहुत यंग हैं, किस ईयर के पास आउट हैं आप? सर मैं 2017 पास आउट हूँ, थाउज़ेंड जीईसी भरूच, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा, भरूच से। गवर्नमेंट उसके बाद इंजीनियरिंग में कॉलेज भरूच, उसके बाद में मैंने 2019 में एनआईटी से भी एमटेक कर लिया। अच्छा, एनआईटी रायपुर। एनआईटी रायपुर से आपने एमटेक किया और उसी के दौरान आपने आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम निकाला। जी तो सर। क्या सलाह होगी आज जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत घबराते हैं एग्ज़ाम से कि भई गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं दिमाग में कि साहब हमारी कैटेगरी जनरल कैटेगरी है, कोई सोचता है, कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, तो बहुत बैरियर दिमाग में हम्म। रखते हैं और तैयारी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। तो आपकी क्या उनको सलाह है कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? आपने कैसे तैयारी की? उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें। सर उसमें ये है कि सबसे पहले हमको देखना है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो जिससे प्रीफेस में है वो कौन सा डिपार्टमेंट है, उसको फिल कर देना है। फिर हमें ये नहीं सोचना है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, हमें ये देखना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, सिलेबस क्या है, हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो सिलेक्शन का रिजल्ट आना ही आना है। हम ये नहीं सोचेंगे कि वो जनरल में है कि मतलब जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में है, वो नहीं सोचना है। अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तो जनरल की भी सीट होती है, तो मतलब ये है कि कुछ चीजें डिफिकल्ट है तो ही उसकी वैल्यू है। तो ये नहीं राइट, सोचना है कि अगर वो डिफिकल्ट है तो हम ट्राई ना करें। तो ट्राई जरूर करना है, लेकिन जो ट्राई का सबसे इम्पोर्टेंट स्टम्प है वो ये है कि प्लानिंग के हिसाब से स्मार्ट स्टडी करना है। हार्ड स्टडी करके कुछ ज्यादा आउटपुट मिलना मुश्किल रहता है, स्मार्ट को ज्यादा मिलेगा। राइट। तो जब सीबीटी 2 सी 2 तरीके के यहाँ पे आपने निकाला हुआ है सीबीटी 1, सीबीटी 2। तो सीबीटी 1 में जो होता है वो टोटल टोटल नॉन टेक आता है, कुछ भी टेक्निकल नहीं आता है और जी सीबीटी सर। 2 में केवल टेक्निकल आता है। तो आपने कैसे तैयारी की थी? सीबीटी 1 की तरफ आपने टेक्निकल पढ़ा था या सीबीटी 1 खत्म होने के बाद टेक्निकल पढ़ना शुरू किया? थोड़ा इस डायरेक्शन में कुछ गाइड करिए। जी सर। तो सर उसमें ये किया था मैंने कि मैं सीबीटी वन का थोड़ा बहुत पढ़ता था, पर साथ साथ सीबीटी टू भी पढ़ता था। उसका कारण ये था कि मुझे मालूम था कि सीबीटी वन तो क्वालिफाइंग है, उनको कुछ 10 टाइम 15 टाइम बच्चे बुलाने हैं, तो उतने में तो हम बेसिक बेसिक भी पढ़ेंगे। तो भी मैथ्स रीजनिंग, एक इंजीनियर है तो मैथ्स रीजनिंग तो कर ही लेंगे, तो उतना भी कर लेंगे, जीके थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। तो सीबीटी टू के लिए पहले पढ़ा था। सीबीटी टू मेन इसलिए है कि उस पर ही आपको रैंक मिलेगा, जिसको मेरिट नंबर कहते हैं। सिर्फ रैंक इसमें नहीं होती, मेरिट नंबर होती है। मेरिट में स्कोर होता है जो आउट ऑफ 1000 होता है। ठीक है, तो उसके बाद में आपको डिपार्टमेंट मिलेगा। डिपार्टमेंट से फिर आपको जोन के अंदर डिवीजन, जैसे मैंने बताया, मिलेगा। जैसे वेस्टर्न रेलवे में 6 डिवीजन है, मुंबई, वडोदरा, भावनगर, अहमदाबाद, इंदौर, ये सारे में से आपको कौन सा मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी मतलब मेरिट स्कोर कितना है। तो मेरिट स्कोर करने के लिए जो सबसे मेन है वो देखा जाएगा सीबीटी टू। तो सीबीटी टू का साथ साथ पैरेलली मैं कर रहा था, तो मतलब जितना टाइम सीबीटी मिल 2 की सके। तैयारी भी साथ में करनी चाहिए इंसान को। बहुत सारे जी स्टूडेंट होते हैं कि साहब अभी तो सीबीटी 2 क्यों करें, टेक्निकल क्यों पढ़ें? तो हम भी उनको यही समझाते हैं जो बिल्कुल आपने बात कही है। और जैसा आपने सीबीटी 2 की तैयारी की तो सीबीटी 2 आपने क्रॉस किया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जी। आगे का प्रोसेस नहीं पता होता है। ये तो हमने कई बार बताया कि इंटरव्यू नहीं होता है। ये मेडिकल के बारे में कुछ बता सकते हैं? मतलब मेडिकल कैसा होता है? बहुत हार्ड होता है? हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हाँ के बारे में? हाँ सर। सर डॉक्टर जैसे जैसे रिजल्ट आएगा आपका सीबीटी टू का, तो उस समय आपको डिपार्टमेंट और डिवीजन अलॉट नहीं होगा। उसके बाद होगा मेडिकल। मेडिकल में फिर आपको क्या होगा कि आपके एड्रेस के हिसाब से आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल में अलॉट किया जाएगा। अभी आपको डिवीजन अलॉटमेंट नहीं हुआ है, आपको सिर्फ मतलब कि जैसे कि मान लीजिए सूरत का हूँ मैं, तो मुझे मिला वडोदरा मेडिकल, क्योंकि हर जगह मेडिकल हॉस्पिटल मिलेगा। अहमदाबाद में भी है हर जगह, तो आपको वहां पर जाना है मेडिकल के लिए। अब मेडिकल में प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है मेडिकल का। जो चेकअप्स होते हैं उसमें जो चेकलिस्ट भरने होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर बस और जो भी होते हैं बस कोऑपरेटिव होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। एक दिन में सब हो जाएगा, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। और वो जनरली आपको मतलब डिविजन अलॉटमेंट के पहले नियरेस्ट हॉस्पिटल भेजते हैं। मतलब जो जहां का होगा उसके नियरेस्ट जो रेलवे हॉस्पिटल है वहीं पर आपको जाना है, मतलब ताकि बच्चे को और आराम रहे। उसके बाद में जो भी है आपका रिजल्ट आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। और ये मेडिकल के पहले डीवी भी होता है, वो मैं भूल के बताना। डीवी भी होता है, डीवी में भी वही होता है।
डीवी अभी वो लोग ट्राई ऐसा करते हैं कि आपकी जो एड्रेस है उसके पास में डीवी हो, और डीवी में कुछ ज्यादा नहीं चेक करते हैं, जो आपने भरा है मिनिमम 10th का सर्टिफिकेट, तो अपना आपका जो आपने बी किया उसका मार्कशीट, आपका डिग्री सर्टिफिकेट, सिंपल। और तो कुछ होता ही नहीं उसमें, आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ चेक नहीं करते, बस ये है कि हाँ आप ही विशाल हैं तो आप ही हैं, आपने एग्जाम दिया, बस वो। उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो मतलब मैं बता देता हूँ, उसमें ये होता है कि आपने जो सीबीटी दिया है, सीबीटी 2, उसमें से आपको एक एक रिसीविंग मिलता है, रिसीविंग मतलब एग्जाम का, वो रखना है संभाल के, वो वहां पर मांगते हैं। सीबीटी 2 के जो एडमिट कार्ड होगा उसमें ही एक हाफ पेज फाड़ के वो लोग आपको देंगे, कट करके। वो वहां पर लास्ट में उसमें लिखा भी होता है, पर मैं सोचा कि बता दूं, तो वो आपको लास्ट में डीवी के बाद सबमिट करना होता है ओरिजिनल। उसपे ये होता है कि वो ओरिजिनल होता है, तो उसमें स्टैम्प सिक्का होता है इन्विजिलेटर का, सीबीटी 2 वाले का, जो कि प्रूफ करेगा कि इसी बंदे ने एग्जाम दिया, आपकी साइन उसका, तो और उसका साइन मतलब फिर उसके पास उसका जेरोक्स कॉपी होता है, वो दोनों टैली करते हैं। ये सब टैली करने के बाद बस यही एक नया है जो कहीं मैंने नहीं देखा है, कि मार्कशीट का हाफ पोर्शन फाड़ के आपको देंगे, उसके बाद डीवी में उसको टैली करेंगे, तो उसको रखना पड़ता है संभाल के, तो 2-3 महीने संभालने पड़ते हैं उसको अच्छे से। फिर उसके बाद वो ओरिजिनल जमा कर देना होता है डीवी में, तो ले लेता है। उसके बाद मेडिकल का बताया, अब मेडिकल के होने के बाद में फाइनल लिस्ट आएगी, उसमें अगर आपका हो गया तो उसके 2 महीने बाद आपका डिवीजन अलॉटमेंट हो जाएगा, जिसका जो डिवीजन होगा। अब डिवीजन अलॉटमेंट में जोन में जैसे मैंने बताया बहुत डिवीजन है, तो प्योरली प्योरली मेरिट बेसिस पे चलता है, कुछ भी उसमें नहीं करना है, जिसका मेरिट ज्यादा होगा। लेकिन उसमें प्रीफरेंस करने का ऑप्शन भी आता है जनरली, लेकिन वो कंसिडर्ड है, वो लोग उतना नहीं करते हैं, जिसका जो एड्रेस पास है उसमें देने का ट्राई करते हैं। जो मेरिट में ज्यादा होगा उस पे जो प्रेशर बढ़ा है वो, प्लस उसका एड्रेस कि वो कहाँ का है, नियरेस्ट कौन सा है, ये दोनों करने का ट्राई करते हैं वो लोग, एडमिनिस्ट्रेशन वाले। इस साल वैकेंसीज जो आई वो 2019 के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम आई, ये सब है। लेकिन 2019 में भी सबसे ज्यादा वैकेंसीज मुंबई जोन में आई थी। इस बार भी सबसे ज्यादा वैकेंसीज मुंबई जोन में आई। तो ये अब सब देखने को क्या मिल रहा है, अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो फॉर्म भरने के 2 दिन बच रहे हैं। तो मान ये लीजिए है। अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा हो और हमारा ये वार्तालाप अगर सुन रहा हो, तो आपका क्या सजेशन है कि जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसीज आती है वहां से भरना चाहिए, या अपने होम जोन के आसपास भरना चाहिए? जैसे मैं समझता हूँ कि आपने अपने होम जोन के आसपास भरा, अहमदाबाद से, आप मुंबई से नहीं भरे। पिछले बार भी मुंबई में सबसे ज्यादा वैकेंसी थी, तो आपका क्या मतलब इसमें सलाह है लोगों को? सर इसमें मेरा एडवाइस ये है कि आपको अपना स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मेरे को और मेरे जूनियर्स ने कहा है, अगर आपका स्ट्रेंथ लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा, तो आप अपने जोन से भरिए, क्योंकि फिर म्यूचुअल ढूंढना पड़ता है, ऑन रिक्वेस्ट होता है हमारे में, इसमें टाइम लगता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है सालों तक। तो उससे अच्छा है जहां से हूँ वहीं का मैं भर दूं, तो मुझे ज्यादा फायदा है। लेकिन अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, मतलब सेफ जोन में चलना है, तो ज्यादा जहाँ वैकेंसी है वहां से भी आप भर सकते हैं। अब उसमें और एक क्राइटेरिया ऐसा है कि ज्यादा जहाँ वैकेंसी है वहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट ज्यादा है, क्या कम है, क्योंकि जिसमें कम वैकेंसी जैसे अहमदाबाद, तो उसमें मैकेनिकल एंड अलाइड ब्रांचेस के सिर्फ 8 ही कैटेगरी एलिजिबल है। तो मुंबई में ज्यादा होंगे, वहाँ वर्कशॉप है, वहाँ प्रोडक्शन यूनिट है। तो उस हिसाब से अगर आपको है कि नहीं मुझे कहीं भी जाना है, तब मुंबई से ही भर सकते हैं। लेकिन मुंबई से बस वही है कि अगर आपको वापस फिर से आना पड़ेगा आपके डिवीजन में, तो आपको म्यूचुअली ऑन रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा समय लगता है। तो आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि आपको क्या कॉन्फिडेंस है, किस तैयारी है। तो मैंने तो इसलिए अहमदाबाद से भरा था, मुझे एक ने बताया था कि आपको थोड़ा सा मतलब जो भी है आप मतलब अपने डिवीजन से भरे, जोन से भरे तो अच्छा रहता है, बाकी तो जिसकी मर्जी है वो बाहर से भर सकता है। मुंबई में हाईएस्ट वैकेंसी है तो मुंबई से ट्राई कर सकते हैं, खासकर जो गुजरात के लोग हैं, क्योंकि ज्यादा दूर तो है नहीं, गुजरात वाले कर सकते हैं। और जो लोग दूर के हैं, काफी यूपी के लोग भी मुंबई भरते हैं, बिहार भी भर देते हैं। मतलब हाँ हाँ। स्टूडेंट्स लॉजिक क्या लगा रहे हैं कि जहां पे वैकेंसी ज्यादा है वो सोचते हैं कट ऑफ उसका कम जाएगा। फिलहाल पिछली बार ऐसा भी जब नहीं है। 2019 में था, मुंबई का कट ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा थी लेकिन कट ऑफ सबसे कम नहीं गया था। हाँ, तो ये ऐसा लॉजिक नहीं कई होता बार सर। नहीं वर्क करता है, बिल्कुल। तो विशाल बिल्कुल। जी, आपने बहुत समय दिया। बस एक आखिरी, मैं आपसे एक आखिरी मैसेज चाहूंगा कि आप जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आप बहुत यंग है, बहुत ऐसा नहीं है कि आपने, कई लोग सोचते हैं कि सर कोई सरकारी जॉब निकालनी हो तो बहुत सारे समय तक तैयारी करना पड़ता है, लेकिन आपने काफी यंग एज में इस चीज को क्रैक किया। तो एक फाइनल मैसेज जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे अक्रॉस द नेशन, जो आपके एज के हैं, जो अभी बीटेक कर रहे हैं या जो अभी डिप्लोमा पास आउट किए हैं, कि आरआरबी, जेई या ऐसे किसी भी एग्जाम के लिए आपका फाइनल उनके लिए मैसेज क्या रहेगा?
सर मैं ये तो बोलना चाहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए, मैंने तो जितनी भी की है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सिलेबस देखें, उसको एनालाइज करें, कौन सा पोर्शन टफ है, कौन सा पोर्शन डिफिकल्ट है। फिर दूसरा ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पीवाईक्यू, वो किस एरिया से ज्यादा आते हैं, किससे कम आते हैं, किसमें न्यूमेरिकल आने की संभावना है, किसमें थ्योरी पोर्शन आते हैं। उस हिसाब से आप अपने नोट्स बनाइए, जो आपके एक्सपीरियंस फैकल्टी है उनका एक्सपीरियंस लीजिए, उस हिसाब से आगे प्रोसीड कीजिए, क्योंकि सिलेबस तो है लेकिन क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आपको बस प्लानिंग के साथ जाना है और ये नहीं सोचना है कभी कि जो सीट्स कम है तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो नेगेटिव नेगेटिव दिमाग से निकाल देनी है। आपको अपने मतलब स्ट्रेंथ और प्लानिंग की रखना है। अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की है और मेरा प्लानिंग सही है, मैंने स्मार्ट स्टडी की है, तो सिलेक्शन मेरा होगा ही होगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बस यही है कि आपको बस ये देखना है कि सीबीटी वन और सीबीटी टू जो है उसमें मैं वन में उतना ही पढ़ूं जितना क्वालिफाइंग होता हूँ, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, टू में ज्यादा मेहनत करूँ, क्योंकि टू ही मेन क्राइटेरिया आपको डिपार्टमेंट जोन जो भी आपको चाहिए वही दिलवाएगा। मेन तो डिपार्टमेंट जोन ही होता है, डिवीजन ही होता है जोन के अंदर। घर के पास भी मिलेगा आपको और आपकी जो मनचाहा डिपार्टमेंट वही मिलेगा। लेकिन ऐसा ना करें, क्योंकि जो पिछली बार हुआ था एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वन और टू के रिजल्ट के बीच में इतना गैप नहीं मिलता है कि आप पूरा पढ़ ले, आपको सिर्फ रिवीजन का ही गैप मिलता है। और वो लोग जो अभी प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं वो तो खासकर इसका ध्यान रखें, क्योंकि जॉब के साथ में आपको समय उतना नहीं मिलेगा। तो आप ये सोच पाएंगे कि मैं बाद में सीधी की तैयारी कर लूंगा पूरा नोट्स के साथ, तो वो थोड़ा टफ रहेगा। और जो जो है कि मैं फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं उनको तो फिर भी थोड़ा टाइम मिल पाएगा, तो उस हिसाब से प्लानिंग करें कि मेरे लिए कौन सी चीज कितनी सूटेबल है। अगर सूटेबल है तो जहाँ हो सके, अगर आपने 6-7 घंटे सीबीटी वन को दिए हैं तो 1-2 घंटे सीबीटी टू को भी दे सकते हैं। मैं यही बोलना चाहूंगा। बाकी तो जो है मैंने जैसे बताया, सिलेबस इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के हिसाब से प्लानिंग करके पढ़ी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिलेक्शन होगा ही होगा। 2019 में 50 दिन का वक्त था सीबीटी वन से सीबीटी टू के बीच, हाँ अगर हाँ सही हाँ, आपने कहा, वो बहुत मुझे याद ज्यादा है तो। वक्त नहीं था। और जो जी मुझे लगता है कि आप शायद मेरी बात से ये इत्तेफाक रखेंगे कि जो नॉन टेक है वो कम समय में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन टेक्निकल जी, को पढ़ने के लिए एक मिनिमम टाइम लगता ही है। दो लगता महीने है, में पूरा टेक्निकल पढ़ पाना नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। पॉसिबल नहीं। अच्छा, मतलब वैसे तो ये आखिरी सवाल मैंने आपसे पूछ लिया था, लेकिन आपकी बात से बस एक छोटी सी चीज हो, तो सिलेबस जो लिखा रहता है, जैसे बहुत चीजें सिलेबस में लिखी रहती है, तो आपने अपनी बात में कहा कि कुछ चीजें सिलेबस के बाहर भी आ जाती हैं। तो जी सर। जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो जब मैं आरआरबी जेई का सिलेबस देखता हूँ तो थ्योरी ऑफ मशीन नहीं लिखा है, मशीन डिजाइन नहीं लिखा हुआ है। तो क्या वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब क्या? सर उसके बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक से ले आएंगे। बेसिक क्वेश्चन उसके आ सकते हैं जो किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। अच्छा। कभी कभी 2-3 सब्जेक्ट रिलेटेड रहते हैं तो उसके क्वेश्चन नहीं आते, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, उसके एप्लीकेशंस। तो हम्म। वो नहीं है तो उसके एप्लीकेशंस तो थियरी ऑफ मशीन में आएगा, तो कुछ उसके, अब मानिए कि कोई बैलेंसिंग के क्वेश्चन है तो जरूरी नहीं कि बैलेंसिंग, वो किसी और तरीके से पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन को। मतलब इस ऐसे सिलेबस के क्वेश्चन साथ पूछ साथ सकते हैं। थोड़ा आगे पीछे भी देख के चलना चाहिए। हाँ नहीं, उसके कोरिलेटेड कि कोई और सब्जेक्ट के टॉपिक कोरिलेट हो रहा है तो फिर वो पूछ सकते हैं उससे, अगर वो सिलेबस में है तो। पूछ सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपने समय दिया हम लोगों को आपके बिजी स्केड्यूल में। और फिर से मैं आपसे बहुत जल्दी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे स्टूडेंट, अभी तो फॉर्म फिलिंग चल रही है, जैसे ही फॉर्म फिलिंग खत्म होगी तो फिर से मैं आपका समय लूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टूडेंट्स को और डिटेल में गाइड करिए कि कैसे सीबीटी वन सीबीटी टू के लिए तैयारी करनी चाहिए। कोशिश जी अपनी तरफ से मैं ये करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई एक आध सब्जेक्ट भी आप पढ़ा सकें हमारे स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छा हो जाएगा। खैर ये तो बात की बात है, लेकिन आपसे मैं जरूर गुजारिश करूंगा कि आप और बच्चों को प्रिपरेशन का जो आपका पर्सनल गाइडेंस, टाइम टेबल, क्योंकि अभी इस संवाद में बहुत ज्यादा बात करना संभव नहीं है, आपके पास भी समय की थोड़ी सी कमी है। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट्स में जवाब दें, कमेंट्स में बताएं कि भाई आप और क्या सवाल पूछना चाहते हैं विशाल सर से। और जरूर विशाल सर के साथ दोबारा जब संवाद होगा तो हम सब ये सब बातें उठाएंगे। तो विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू, थैंक और यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू।